यूपी के 3 मंत्री कल उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का करेंगे दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा उत्तराखंड जाएंगे। आयुष मंत्री धर्मवीर सिंह सैनी भी जाएंगे उत्तराखंड। राज्य मंत्री विजय कश्यप भी उत्तराखंड जाएंगे और दौरा करेंगे उस जगह का जहां पर यह त्रासदी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 3 मंत्री कल उत्तराखंड के दौरे पर। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का करेंगे दौरा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, जानना चाहेंगे आपसे, 3 मंत्री कल उत्तराखंड दौरे पर हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा, कहां कहां जाएंगे ये? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उस पर पूरा देश कहीं न कहीं दुखी, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पूर्वांचल के दौरे से लौटे तो सबसे पहले अधिकारियों को बुलाया, उनके साथ और क्या स्थिति है फिलहाल उत्तराखंड में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के वो जिले जहाँ पर की गंगा बहती है, वहाँ सभी जगहों के जो अधिकारी उनसे लगातार वो संपर्क में थे। और अब साफ तौर पर निर्देश उन्होंने दिया है, जो गन्ना विकास मंत्री है सुरेश राणा, उनको जाने को कहा, और साथ ही साथ आयुष मंत्री है धर्म सिंह सैनी, वो दोनों कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हैं विजय कश्यप, जो बाढ़ राहत आपदा के राज्य मंत्री हैं। ये 3 लोग कल पहुंचेंगे उत्तराखंड, और जहां पर ये पूरा हादसा हुआ उस जगह पर जाएंगे। और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो वहां पर काम कर रहे थे और जिनका अभी फिलहाल कोई पता नहीं चल रहा है, उनके लिए एक तरीके से हम कहें तो मुआवजे का भी ऐलान किया है, और 2-2 लाख रुपए उनके परिजनों को योगी सरकार देगी। इस तरीके से हम कहें कि बड़ा कदम उठाया है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अब मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो उसी जगह पर जाएं जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, और जैसे उत्तराखंड सरकार को भी जिस मदद की जरूरत है वो यूपी सरकार करेगी। जी बिल्कुल अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी अनुभव शुक्ला, अपडेट दे रहे थे। कल 3 मंत्री उत्तराखंड जाएंगे और उस जगह का दौरा करेंगे जहां पर यह त्रासदी हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा से प्रभावित हुए प्रदेश के लोगों की जानकारी और मदद के लिए अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव राजस्व, राहत आयुक्त और अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी सिंचाई विभाग के अधिकारी, अपर मुख्य सचिव सूचना मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आपदा में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे और सरकार की ओर से उनके परिवार को हर संभव मदद सहायता के निर्देश दिए हैं। मामले पर राजस्व विभाग ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें सिंचाई और गृह विभाग 24 घंटे मदद कर रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि मदद चाहता है तो संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इन नंबरों पर फोन करके अपने परिजनों की यदि कोई जानकारी, कोई सूचना चाहता है तो कर सकता है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा को निर्देश दिया है कि वो उत्तराखंड सरकार से इस संदर्भ में समन्वय स्थापित करेंगे। हरिद्वार में कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चमोली जनपद में हुई आपदा के संदर्भ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का भी जो है हमें निर्देश दिया। उन्होंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से भी वार्ता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल रूम जो राजस्व विभाग का चालू किया गया है, उसमें गृह विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी जो है उनको ड्यूटी पर लगाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि जिन भी लोगों के परिवार के लोग लापता हैं, वहाँ पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी उसमें जो है सूचना प्राप्त करेंगे। यदि वहाँ कोई मृतक होता है तो उनके परिजनों को भी सहयोग देंगे। उधर मंगलवार को योगी की कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें सभी मंत्री मंगलवार को दोपहर 2 बजे टैब या लैपटॉप के जरिए जुड़ेंगे, इसलिए इसे ई कैबिनेट का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सभी मंत्रियों को टैबलेट पर कामकाज की ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक का एजेंडा अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल होने वाली ई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से सिर्फ ट्रायल के लिए ही प्रेजेंटेशन लिया जाएगा।
वहीं यूपी में एक बार फिर से कांग्रेस की जड़ें जमाने के लिए कोशिशों में लगी कांग्रेस 10 फरवरी से पश्चिमी यूपी में बड़ी तैयारियों के साथ उतर रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी, जो 10 फरवरी से लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले सहारनपुर से होने वाली है। इसके बाद 13 फरवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ और बिजनौर के दौरे पर जाएंगी। 19 फरवरी को प्रियंका मथुरा में रहेंगी और 20 फरवरी को वो मुजफ्फरनगर जाएंगी। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी यूपी और आसपास के कुल 27 जिलों में किसान महापंचायत के आयोजन का कार्यक्रम है, जिसमें खुद प्रियंका गांधी 10 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में मौजूद रहेंगी और किसानों से संवाद के अलावा कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने के लिए कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। मंगलवार से इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय मुख्य गवाह हैं, जिन्हें गवाही के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है। लेकिन सुनवाई से पहले पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय ने यूपी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। अजय राय का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अजय राय का कहना है कि वो अपने बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के एकमात्र बचे हुए गवाह हैं और उन्हें मुख्तार अंसारी से जान का खतरा है। आपको बता दें कि अवधेश राय हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आरोपी है। 1991 में वाराणसी के घर के बाहर अवधेश राय को गोली मारी गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके अलावा मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें यूपी सरकार की याचिका पर अपना पक्ष रखेगी। हाईकोर्ट ने मुख्तार के बेटों की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंचायतों में आरक्षण नीति इस सप्ताह जारी कर दी जाएगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायत चुनाव में विलंब से इनकार किया। मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन पूरा कर लिया गया है। पूरे प्रदेश विकास खंडों की संख्या 826 है और जो वर्तमान में ग्राम सभाएं हैं उसमें 5894 ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाओं के वार्ड हैं 7,31,813, क्षेत्र पंचायतों के वार्ड हैं 75,855 और जिला पंचायतों के वार्ड हैं 30,051 और 75 जिला पंचायत। हम लोगों ने परिसीमन का और ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है। आरक्षण की प्रक्रिया जल्दी उस पर एक शासनादेश जारी हो जाएगा और जो निर्धारित अवधि है उस निर्धारित अवधि में हम लोग चुनाव संपन्न करेंगे। वहीं एबीपी गंगा की खबर का असर था कि मिर्जापुर में एक शख्स जो खुद को सालों से जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा था, अब सरकारी कागजों में वो फिर से जिंदा उठा है। लेकिन कैसे, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदा होते हुए भी फिर से जिंदा होने की खुशी क्या और कितनी होती है, इस चेहरे को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई मरा हुआ शख्स फिर से जिंदा हो जाए? ये सुनकर आप भले ही चौंक जाएं, हैरान हो जाएं और बहुत हद तक परेशान भी हो जाएं, लेकिन ये 16 आने सच है और इसकी वजह है हमारा मारक सिस्टम, जो इस धरती पर समझ लीजिए कि चलते फिरते यमराज है, जिसे जब चाहा, जैसे चाहा, जहां चाहा मार दिया कागजों पर। जी हां, फिर से और ठीक से सुन लीजिए, कागजों पर किसी को भी ये कभी भी मार सकते हैं और जब चाहा फिर से उसे जिंदा भी कर सकते हैं। अब इस शख्स को ही देख लें, ये भोला सिंह है, मिर्जापुर के अमोई गांव के रहने वाले। पिछले 15 सालों से सशरीर जिंदा होते हुए भी कागज में मृत थे और खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। बैनर पर लिखा होता था, साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन इसी बीच एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। उन्हें बाकायदा जिला प्रशासन ने जिंदा होने का सबूत दिया है, खतौनी में नाम चढ़ाकर खतौनी का प्रमाण पत्र दिया है। हम 15 साल से तब संघर्ष कर रहे हैं और इसके बाद मतलब मर चुका रहे, लेकिन आज आप लोगों के बात समझ गए। हाँ, तुम्हारे कागज मिल गया, तुम्हारा खुश है।
हम आज से जिंदा हो गए तो खुश है। भोला 2005 में तहसीलदार साहब के यहाँ वाद दाखिल किया और अपने को जिंदा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसी समय से भोला अपने को जिंदा होने की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोगों के अथक प्रयासों से असहाय गरीब के को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सीएम तक यह बात पहुंचाई गई और सीएम साहब ने जब संज्ञान लिया तो यह मामला तुल पकड़ा और एसडीएम और तहसीलदार महोदय द्वारा उसे डे बाई डे सुनवाई कराकर आज जिंदा घोषित कर दिया गया। दरअसल भोला के सगे भाई ने जमीन के लालच में लेखपाल के साथ मिलकर खतौनी में इन्हें मृत दिखा दिया था। अब ये सब बिना सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत के तो संभव नहीं, जिसके बाद वो सालों से खुद को जिंदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 16 जनवरी 2021 को भोला सिंह बाकायदा साहब मैं जिंदा हूं का बैनर लिए डीएम दफ्तर के सामने बैठे थे। इसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इनके डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। अब तहसीलदार साहब की माने तो जल्दी मामले की सुनवाई की तो साक्ष्य, कागजों और गवाहों के आधार पर भोला सही पाए गए, यानी वो जिंदा तो थे ही, बस उस पर सरकारी मुहर लगनी बाकी थी। जी, एक मुकदमा हमारे तहसीलदार न्यायिक के कोर्ट में चल रहा था, जिसमें राज नारायण बनाम भोला के नाम से मुकदमा दर्ज था। 2005 में यह मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बीच में तहसीलदार न्यायिक द्वारा जो है भोला को जीवित मानते हुए आदेश किया गया था, परंतु राजनारायण द्वारा मुकदमे को लंबित रखने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा और मेरे द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित कर दिया गया। बहरहाल भोला सिंह जिंदा होते हुए भी सही मायने में अब जाकर जिंदा हुए हैं, लेकिन इतने सालों तक वो जिंदा होकर भी खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटकते रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंड मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर बलिया में नाबालिग से बर्बरता का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर दो लोग जानवरों की तरह एक नाबालिग की पिटाई करते नजर आए। युवक रोते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पिटाई कर रहे लोग उसे छोड़ने के मूड में नहीं हैं। युवक पर आरोप है कि वो महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहा था और वहां मौजूद लोगों ने उसको पकड़ लिया और उससे मोबाइल फोन लेकर उसे खुद ही तालिबानी सजा दे डाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घसीटकर इस नाबालिग को पकड़कर ले गए लोग और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की। तो आरोप है कि नाबालिग एक महिला का मोबाइल फोन छीनकर भागने की फिराक में था, लेकिन वो लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो सामने आया। पुलिस का कहना है कि मामले का संज्ञान लिया गया है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है। वीडियो में जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन दुकानों के बैनर वगैरह दिख रहे हैं उन दुकानदारों का वर्जन लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या है। और अगर आप गौर से देखेंगे उस वीडियो में तो कुछ मोबाइल को लेकर के चर्चा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, कि किसी महिला का मोबाइल उस युवक ने लिया था और भीड़ ने ही जो है उसे बरामद करके उस महिला को दे दिया गया है, जिसके बाद वो लड़का भाग रहा है युवक। तो अभी जांच के अधीन है, पूर्ण करने पर ही आपको कुछ निश्चित रूप से बताया जा सकेगा। उधर राजधानी लखनऊ की विकास नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सचिवालय इलाके से खालिस्तान समर्थक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम जगदेव सिंह जग्गा है, जो खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा और मल्तानी सिंह का साथी बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी पंजाब के फिरोजपुर के फतेहगढ़ का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी स्टेट ऑपरेशन सेल अमृतसर पंजाब की टीम की मदद से की गई। खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा और मल्तानी सिंह पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ये दोनों आतंकी देश से बाहर इंग्लैंड और जर्मनी में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। उधर ग्रेटर नोएडा बादलपुर कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने NH91 GT रोड पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।
जाम से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। बता दें कि सुबह जमीनी विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी और तीसरा युवक गोली लगने से घायल हो गया था। बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर का यह मामला है। उधर आगरा में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर चक्का जाम किया। पुलिस ने परिवार वालों को समझाकर जाम खुलवाया। मामला राजा मंडी चौराहे का है। तो राजा मंडी चौराहे में भी करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी है। आपको बता दें, भीषण आग लगी। आग से धू कर जल उठी बस और घटना के समय गनीमत रही कि सिर्फ बस में ड्राइवर ही मौजूद था, जिसने कूदकर अपनी जान बचाई। रामगढ़ताल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झुंगिया से चौरी चौरा बस जा रही थी और मामला रामगढ़ताल क्षेत्र के अजबनिया गांव के पास हाईवे का है। भीषण आग लगी बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से और धू कर जल उठी बस। आप देख सकते हैं धुएं का तेज गुबार और आग की तेज लपटें बस से उठ रही हैं। हालांकि गनीमत रही कि जिस दौरान यह हादसा हुआ बस में लोग मौजूद नहीं थे। बस में सिर्फ चालक मौजूद था, जिसने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी देर तक इस हाईवे पर अफरा तफरी मची रही। तो शॉर्ट सर्किट से इस बस में भीषण आग लगी और कई घंटों तक हाईवे पर गहमा गहमी बनी रही। गनीमत रही जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त बस में लोग मौजूद नहीं थे, यात्री नहीं थे, लेकिन चालक ने अपनी कूदकर जान बचाई। वहीं शाहजहांपुर में तस्करी कर पंजाब ले जाई जा रही लगभग 70 लाख रुपए की अफीम के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अंतर्राज्यीय गिरोह के तस्करों के पास से 2 किलो 500 ग्राम अफीम सहित नगद रुपए बरामद कर पुलिस ने उन्हें कड़ी पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया। पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आए हैं, पुलिस उन पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। 70 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई और कई तथ्य सामने आए हैं। तो पंजाब ले जाई जा रही थी अफीम की यह खेप, लेकिन उससे पहले ही ये शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव में जंगल में पुलिस को देखकर भाग रहा 25,000 का इनामिया बदमाश बबलू उर्फ राजा को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाश बबलू का दूसरा साथी समरजीत पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश बबलू उर्फ राजा की हालत नाजुक देखकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बदमाश घायल है, पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें 2013 में उमराव राइस मिल में डकैती डालकर नकदी सहित लाखों रुपए लूटने के बाद राइस मिल मालिक गंगा प्रसाद और उनकी पत्नी सोमवती की बेरहमी से हत्या कर दी थी इसने। वहीं उनके दोनों बेटों भूपेंद्र और अभिमन्यु गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें बदमाशों ने मरा समझकर छोड़ दिया और चले गए। वहीं एसपी ने बताया कि 2013 के से वांटेड था ये और इसको पकड़ लिया गया। वहीं असम में माजुली द्वीप को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिया गया। इस पुल को बनाने के लिए 650 करोड़ का बजट दिया गया और इस परियोजना की लंबाई 8 किलोमीटर है। समझौते पर मॉर्थ CEUC कटारा और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के निदेशक आशीष श्रीवास्तव ने मॉर्थ ADG SK निर्मल की उपस्थिति में साइन किए। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी हुआ है। लगातार फरार रहने के बाद CGM आशुतोष ने कुर्की का आदेश दिया है। इस आदेश के जारी होने के बाद विष्णु मिश्रा की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। विष्णु मिश्रा के खिलाफ अपने रिश्तेदार का मकान और अन्य संपत्ति सहित कारोबार पर कब्जा करने का मामला। इसी मामले में विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में बंद है। गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज है।
तो हल्द्वानी में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई है और पुलिस का कहना है कि आरोपी बेकरी की दुकान चलाता है और वो तस्करी के धंधे में शामिल है। तो 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई है इस आरोपी से जो बेकरी की दुकान चलाता है। हालांकि बेकरी के काम की आड़ में ये नशे का सौदागर बना हुआ था और चरस के साथ इसको गिरफ्तार किया गया। इस तस्कर को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया। उधर लक्सर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 बड़े मामलों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये आरोपी चोरी, लूट जैसे मामलों में शामिल रहे हैं। इनके पास से 10 बाइक्स बरामद हुई हैं। पथरी पुलिस ने 18 मामलों में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की थी, जिसमें से 4 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, जबकि 2 आरोपी अब गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले गिरफ्तार हुए चोरों के पास से बड़ी संख्या में चोरी का सामान बरामद हुआ था। उत्तराखंड में 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल खुलने के पहले दिन सिर्फ 50% बच्चे ही स्कूल में पहुंचे और इस दौरान कोविड नियमों के तहत ही छात्रों ने क्लासेस में एंट्री ली। करीब 10 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, इसलिए छात्र भी खुश नजर आए। तो स्कूल पहुंचे छात्रों के थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनके हाथ सैनिटाइज कराए गए और सभी को मास्क के साथ ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। कोविड नियमों के तहत कक्षाओं का संचालन किया गया। हालांकि पहला दिन था स्कूल का और ऐसे में 6ठी से 12वीं तक के जो स्कूल में छात्र पहुंचे वो लगभग 50% छात्र ही पहुंचे।